हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गणपति विसर्जन के शुभ अवसर पे मैं वापस एक नया रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम केमिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। चाहे वो एग्जाम का लेवल किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो 11-12 जब हम जेई के एग्जाम की बात करते हैं, नीट के एग्जाम की बात करते हैं, चाहे हम बीएससी के बाद जेएम के एग्जाम की बात करते हैं, एमएससी के साथ हम गेट के एग्जाम की बात करते हैं, सीएसआईआर नेट और जेआरएफ के एग्जाम की बात करते हैं, या केमिस्ट्री ओलंपियाड ही क्यों ना हो गया हो। तो आज के बाद मैंने कुछ नया सोचा है जो आपको धीरे धीरे पता लगने वाला है आने वाली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने उठाया है, पिक किया है, जिसका नाम है टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स और टॉपिक का नाम है एफएलटीडी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइटिंग में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा टीचिंग में जो सबसे मेन फोकस रहता है वो इन सब चीजों में तो है, बट चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो, एफआईटीडी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो जो एनर्जी, ये जो लो है, ये जो लो है बेस्ड ऑन व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे है। तो हमारे जो सिस्टम में हम बात करते हैं एनर्जी की, वो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है यू से। तो आप सभी को ये हल्का फुल्का आइडिया होगा कि जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है क्यू और डब्ल्यू की फॉर्म में, राइट। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे ये लॉ है, जिसका नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि मैं किन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहूं, फर्स्ट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म, तो जैसा कि हम 10th क्लास में बचपन में नहीं पढ़ते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो हम वैसे ही कुछ तरीके से, मैं तो आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, du बराबर dq प्लस dw। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए, जब भी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, राइट। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है, जिसमें इंटरनल एनर्जी, ये हम हीट की बात कर रहे हैं, और ये किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की, राइट। तो अगर मैं आपको फर्स्ट लॉ की ये डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा बच्चा, कि du बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dq प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dw, राइट। और आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन चेंज देता है। बताओ क्या बोला, चेंज देता है। तो यहां पे ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितने भी स्टेट फंक्शन है, आपने बात करी होगी इंटरनल एनर्जी की, आपने बात करी होगी एंथैल्पी की, आपने बात करी होगी गिब्स फ्री एनर्जी की, आपने बात करी होगी एंट्रोपी की। तो जितने भी स्टेट फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन क्या देगा, चेंज देगा, राइट। और ये जो आपके सामने जो छोटी छोटी चीजें लिख रखी है ना, Q और W, ये दोनों फंक्शन कैसे होते हैं बेटा, पाथ फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, ओवरऑल वैल्यू देगा। ये लो आपका डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब ये क्या है कि बच्चों को जो एक लेवल पे किसी भी जगह किसी भी रेस्पेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हो, उन सबको ये तो याद रह जाता है कि सर डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W होता है, राइट। यहाँ पे डेल्टा U क्या है बच्चा, अगर मैं पूरी एक एक बात बताऊं आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है यहाँ पे डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे Q किसको बता रहा है बेटा, हीट को बता रहा है। यहाँ पे W किसको बता रहा है बेटा, वर्क को बता रहा है। अब एक कमाल की बात बताऊं, आप इसको याद कर लो, फिर भी क्वेश्चन आपसे 80% 70% ये चांसेस है कि नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर,
ऐसी क्या बात कर रहे हो कि आपने फॉर्मूला बता दिया और क्वेश्चन फिर भी नहीं होगा? यही फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात है कि अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री का, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो गया हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो गया हो, किसी भी चैप्टर में आप बिना यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज लेंगे तो यहाँ पे जो आपको Q दिख रहा है और W दिख रहा है, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जी हाँ, आप जब फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन उससे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखते हैं कि हम किन्हीं भी दो चीजों को जब जोड़ पाते हैं जब उनकी दोनों की यूनिट क्या हो, सेम हो। किन्हीं भी दो चीजों को माइनस जब कर पाते हैं जब दोनों की यूनिट क्या हो, सेम हो। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखें, इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पे हमको, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बीवेयर ऑफ यूनिट्स, बीवेयर ऑफ यूनिट्स। और बहुत खास बात, ये तो पहली खास बात थी बेटा, दूसरी खास बात क्या है कि सर Q और W को हम विद साइन लेंगे। क्या लेंगे? विद साइन। Q और W को हम कैसे यूज में लेंगे बच्चा? विद साइन यूज में लेंगे। अब सर ये साइन का क्या चक्कर है? आप एफएनटीडी पढ़ा रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन भी समझ में आ गया, चलो आपने इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है ये भी समझ में आ गया, हीट और वर्क में हो रही है आपकी बात ये भी मान ली, स्टेट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो भी बात मान ली, ये पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बोला था, ओवरऑल वैल्यू देता है वो भी बात मान ली। आपने बोला कोई भी दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, यूनिट्स का ध्यान रखना है वो भी बात आपकी मान ली। मैं यूनिट्स बताने के लिए ही इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है और इसमें याद रखें विद साइन रखना है हमको। और कौन सा? केमिस्ट्री के बेस पे जो साइन की हम बात करते हैं Q और W की, वैसा रखना है। तो मैं सबसे पहले साइन की बात करता हूं, उसके बाद किसकी बात करूंगा? यूनिट्स की। राइट, चलिए, तो अगर जिसको कॉपी मेरे हिसाब से आप कॉपी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले साइन की बात करता हूं। चलिए, तो अगर मैं साइन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि आपने सबने पढ़ा है कि सर वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे लेते हैं हम केमिस्ट्री में, बताओ? वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। अब सबको बताया जाता है, बट जब क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल, ऑन द सिस्टम इज 50 जूल। अब बच्चे को वही दिक्कत कि सर W की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा W की वैल्यू इस वाली चीज के लिए होगी 50 जूल। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको आइडिया है सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं, जब भी आप इस वीडियो से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं पहले आपको क्लियर बता देता हूं, ठीक है? बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए हमारे। तो देखिए आप कि अगर मैं इस चीज को एक तरीके से और लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं सर? वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ऐसे लिख सकता हूं मैं, और करके ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? भाई सराउंडिंग ही तो वर्क कर रहा हूं ना सिस्टम पे। दूसरी चीज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा साइन लेते हैं हम? नेगेटिव। कैसा साइन लेते हैं बेटा? नेगेटिव साइन लेते हैं। अब मैं इसी लाइन को मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, आप बहुत समझदार होंगे आई होप। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 जूल अगर होता तो W क्या होता? -50 जूल होता। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तीसरी चीज हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो हम इसको क्या लेंगे बताओ? बाय द सिस्टम को हीट रिलीज कैसा साइन लेंगे? नेगेटिव। अब मैं इसमें एक एग्जांपल बता देता हूं कि सर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज, बोलो बाय द सिस्टम इज, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लिया 60 जूल, तो बताओ Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? -60 जूल। बोलो बात समझ में आई? अब ऐसे फोर्थ साइन कन्वेंशन चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम,
हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो क्या होगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम? साइन कैसा होगा? बोलो पॉजिटिव। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। चार बातें कर ली हमने, कौन कौन सी बताओ चलो। पहली ये वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव। और मेरे को पता है जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, बेसिक साइन कन्वेंशन हर जगह बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। नहीं बताया जाता तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने टॉपिक उठाया था एफएलटीडी से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, केवल उस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूरी तरीके से सोल्व होना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी यूनिट में क्वेश्चन आ जाए। चलो तो नोट कर लो इसको फटाफट। तो आई होप कि आपने इसको आराम से नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? यूनिट कन्वर्जन। चल आ जाओ, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई वो उसी का नाम यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो देखो इधर देखो, जो DW का यूनिवर्सल फॉर्मूला जो होता है ना, सार्वभौमिक सत्य वाली चीज जो हम बोलते हैं ना, DW का जो फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। DW का फॉर्मूला जो होता है वर्क का माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। जितने भी आप रिवर्सिबल की हम बात करते हैं, आइसोथर्मल और अपना एडियाबैटिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, इसके बाद ही चालू होते हैं सारे के सारे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक चीज हमको ये पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो देखना ध्यान से, हमने जो फर्स्ट लॉ लिखा था वो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब जनरली क्वेश्चन में Q जो दिया जाता है ना, वो दिया जाता है जूल में। जनरली जो Q दिया जाता है वो किस में दिया जाता है बच्चा? जूल में। अब यही दिक्कत आती है बच्चों। मैंने बोला था ना दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इधर देखो, ध्यान से देखना, W का फॉर्मूला मैंने ये लिखा, W का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो ध्यान से देखना बेटा आराम से। तो अगर प्रेशर एटीएम में दे रखा हो, ध्यान से देखना बेटा, प्रेशर एटीएम में दे रखा हो और वॉल्यूम लीटर में दे रखी हो, प्रेशर एटीएम में दे रखा हो और वॉल्यूम लीटर में दे रखी हो, तो ध्यान से देखना 1 एटीएम लीटर बराबर 101.325 जूल होता है। क्या होता है 1 एटीएम लीटर बराबर 101.325 जूल। मैं डिब्बा भी बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे और आंसर तो भूल ही जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब आगे बात, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में अगर दे दे, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो आप सभी को पता होगा कि जब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं P इंटू V, ध्यान से देखो P इंटू डीवी, ठीक है, इंटू मीटर क्यूब, तो ये क्या बनेगा 1 न्यूटन मीटर, जो कि बराबर होता है 1 जूल के। ये लो, ये लो, किसके बराबर होता है? 1 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं, अभी कहानी बच रही है, अभी कहानी बच रही है। तो अगर मैं तुमको सबको बताऊं कि प्रेशर की केवल एटीएम नहीं, पास्कल में भी बात होती है, किसमें बात होती है? पास्कल में बात होती है। देखो मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर प्रेशर, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखते जाना, अगर प्रेशर किलो पास्कल में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, अगर प्रेशर किलो पास्कल में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तो ध्यान से देखते जाना, तो तुम ये लिख सकते हो 1 किलो पास्कल इंटू लीटर बराबर 1 जूल। ये लो, एक और खास बात बताऊं, एक और खास बात बताऊं, यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना, बस यहां बता रहा हूं। तो अगर प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, क्या बात कर रहे हो सर? तो यहां पे 1 पास्कल मीटर क्यूब बराबर होता है 1 जूल। ये लो, चौथा रिलेशन निकाल दिया मैंने, चौथा रिलेशन निकाल दिया। अब तुम इसको ध्यान से देखो ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों में ये इसी से बना है। बताओ कैसे? बता दूं? चल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 पास्कल इंटू 1000 लीटर, 1000 लीटर, तो तुमको पता है 1000 लीटर किसके बराबर होता है? पता है कि नहीं पता? 1 पास्कल
इंटू मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 जूल। ये लो सर, क्या बात कर रहे हो, ये लो बना दिया। ठीक है, तो तुमको एक चीज और पता चल गई, क्या पता चल गई, यहां लिख दूं 1 मीटर क्यूब बराबर क्या 1000 लीटर। नहीं आता बच्चों को समझ में, मैं आप सबको बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन वॉल्यूम मीटर क्यूब में देगा और प्रेशर पास्कल में देगा, हिलता भी नहीं। यूनिट कन्वर्जन, इस फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, यूनिट कन्वर्जन। अब क्यू तुमको जूल में दे रखा है, और ये जितनी भी मैं चीजें लिख रहा हूं, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूं ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली, ये तो इसी से बनी है सर, ये तो समझ में आती है, बात समझ में आ रही है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या मैंने सही बोला? नहीं 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 सर, प्रेशर की यूनिट फोर्स बाय एरिया, ये रहा देखो। इतने इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत आराम से शांति से तुम सुनोगे, तुम्हारे 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, अब एक और कन्वर्जन बच गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसी बोर्ड पे सारी चीजें आ जाए। तो अगर प्रेशर बार में दे रखा हो, अगर प्रेशर बार में दे रखा हो और वॉल्यूम दे रखी हो आपकी लीटर में, तो 1 बार लीटर बराबर होगा 100 जूल। 1 बार लीटर बराबर क्या होगा बच्चा? 100 जूल होगा। ये लो, 3 कन्वर्जन, 3 से नहीं, 1 2 3 4 5। 1 बार लीटर बराबर क्या होता है? 100 जूल। इनको ध्यान रख लो, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमको Q तो जनरली जूल किलो जूल इसमें बात करता है, तुमको W को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और पहला कन्वर्जन ये रहा, दूसरा कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, और जिससे क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं ये और ये। इन चीजों को ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं केवल इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साइन कन्वर्जन की हमने इसमें बात कर ली, यूनिट कन्वर्जन की हमने इसमें बात कर ली। मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट और बता देता हूं इसी वीडियो में, जिससे आपका आधे से ज्यादा यूनिट का काम फिजिकल केमिस्ट्री में हो जाए। इसको नोट कर लो पहले, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, अगर हम इसी में प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स की बात कर लें, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसमें पढ़ा दी जाती है? मोल कॉन्सेप्ट में, 1 मिनट। चल, तो प्रेशर किस किस में मिलता है? चलो बताओ, ये मैंने पहले भी बना रखी है वीडियो। प्रेशर किस किस में मिलता है? आज से शायद 2.5 साल या 3 साल हो गए अब तो उस बात को। ठीक है, तो हम वापस आज नया रीस्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो अगर प्रेशर की अगर हम बात करें, तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटीएम की हम बात करते हैं, तो 1 एटीएम बराबर 101,325 पास्कल होता है। ठीक है, 1 एटीएम बराबर 1.01325 बार होता है। 1 एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है। 1 एटीएम बराबर 760 टोर होता है। देखते जाना बस, है ना? हाँ, और अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, देखना मैं ध्यान से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ये लो, ये तो प्रेशर की बात हो गई। आओ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो 1 लीटर बराबर अगर हम बात करें तो 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर। इसी को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल देते हैं। ठीक है, और 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। और तुम इन दोनों से देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। ये लो, फिजिकल केमिस्ट्री बिना यूनिट कन्वर्जन के बहुत मुश्किल है उसका क्वेश्चन सही कर पाना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में रखते हैं, बट इसको फोकस कम करते हैं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें। ठीक है, चलो मिलते रहेंगे।
ठीक है, अब नया स्टार्ट कर दिया है रीस्टार्ट, और मेरे दिमाग में भी बैठ गया कि मेरे को छोटी छोटी बातों के बारे में, छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, जैसे आज हमने एफएलटीडी में केवल एक फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W, उसके लिए बात करी। चलिए, थैंक यू सो मच।